सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की एनएलपी की क्लास में। और हम सीखते जा रहे हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमें बहुत ज्ञान देती है अपने ब्रेन के बारे में, उसके पैटर्न्स को समझने के बारे में, और हमारी लैंग्वेज को किस तरह से हम इफेक्टिव बना सकते हैं, किस तरह से हम इम्प्रेसिव बना सकते हैं और लोगों के दिलों में बहुत दिनों तक इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। तो हमने अभी अभी एक टॉपिक किया है कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस, जिसमें हमने जाना कि हिप्नोटिक लैंग्वेज का क्या साइंस है, किस प्रकार के मॉडल हैं। दो मॉडल हैं जो कि मिल्टन एरिक्सन ने बताए हमें। और मिल्टन एरिक्सन ने हमें दो तरह के मॉडल, मेटा मॉडल और मिल्टन मॉडल, को डिटेल में बताया कि किस प्रकार के स्टेटमेंट का हम कैसे क्वेश्चनिंग करके या किस प्रकार से उसको बोल करके हम उसको क्लैरिफाई करवा सकते हैं। जो भी वेग लैंग्वेज है उसको हम क्लैरिफाई करके स्पष्ट लैंग्वेज बनवा सकते हैं। और किस तरह से हम उनके सबकॉन्शियस माइंड तक उस चीज को क्लियर करवा सकते हैं। तो ये हमने सुना। तो आज जो टॉपिक है वो भी बहुत ही सिग्निफिकेंट है। तो अभी तक जो हमने सीखा है उसका अभ्यास करें, क्योंकि आप एक एनएलपी प्रैक्टिशनर बनने वाले हो, आप भी काउंसलर बनने वाले हो, आप भी दोनों दुनिया के किसी के सभी के ब्रेन के पैटर्न को समझ करके, उनकी पर्सनैलिटी को समझ करके उसी प्रकार से उनके बिहेवियर को आप चेंज भी कर सकते हो, बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो। तो ये सब बहुत ही गहरा नॉलेज है। इसको ध्यान से सुने भी, समझें भी, प्रैक्टिस में भी लेके आए, तभी जा करके फायदा है। वरना सिर्फ आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। नॉलेज को सुना सुना करके आप दूसरों को खुश तो कर सकते हो, खुद को भी खुश कर सकते हो, लेकिन वास्तव में जो लाभ एनएलपी का उठाना चाहिए वो नहीं उठा पाओगे अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि वीडियो मोड में क्यों कहती हूँ, एक सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, आपका काम करने का पावर बढ़ती है। जैसे कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो आप ध्यान से चलते हैं, ध्यान से उठते हैं, ध्यान से बैठते हैं, किसी भी काम को स्पीड से करते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना बनाते हैं, खाते हैं, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है उस चीज के अंदर जब आपका कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है। अभी आप जब काम कर रहे हो, मान लीजिए आपका बॉस आ गया, आपका कोई भी हेड आ गया, तो आप उस काम को और बेटर करने लगते हैं। सिंपल साइंस है कि ऑब्जर्वेशन करने से आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है। तो अ, अब आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं कि प्रैक्टिस करने से कोई चीज ज्यादा परफेक्ट बनते हैं। और अ, और एक बात और भी आप में से समझ गए होंगे, तो हैंड रेज करके मुझे बताएंगे कि आपको ये समझ में आने जरूर लग गया होगा। आप मुझे बताओ कितनों को समझ में आने लगा कि एनएलपी की प्रैक्टिस करना यदि स्टार्ट कर देंगे तो बाकी और किसी चीज को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कुछ चीज मैंने आपके ना यूट्यूब। ब्रेन में बैठ जाएगी। अब जैसे आप सो कर देखते हो, वीडियो ऑफ करके देखते हो, तो 100% नहीं सीख रहे होते हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन रहती है। सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में ही होती हैं। अगर मैं ट्रेनिंग को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचा पाऊंगी तो ये उतना काम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि इसको सीरियसली सीखें। एक बार में नहीं समझ में आता, आप वीडियो सुन करके और ज्यादा गहराई से इसको समझें। तो ये है, हर एक की अपनी अपनी, मैं समझती हूँ कि कई मजबूरियां होती हैं कि आप वीडियो ऑन करने में दिक्कत है या कुछ भी है, लेकिन बार बार फिर मैं यही कहूंगी कि इसको रिवाइज करें, रिपीट करें, और इसको ध्यान से समझें, नोट्स भी बनाएं, और आपके लायक जो भी टास्क हैं वो भी साथ साथ लिखते जाएं। तो इससे आपको एक एक्टिवली आप इसको सीखेंगे, क्योंकि आप देखो टाइम भी लगा रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो, और फिर उसके बाद भी यदि बात को आप अंदर तक नहीं लेके जा पाओगे, सबकॉन्शियस तक ट्रेन नहीं कर पाओगे, तो वो टाइम पैसा एक प्रकार से बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि सीरियसली किसी काम को करोगे तो ज्यादा लाभ है। चलिए, बहुत बढ़िया, आप सब समझ रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है स्लीप मास्टरी, नींद की समस्या का समाधान। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको सही नींद आती है? हैंड रेज करें जरा, किस किस को अच्छी नींद आती है? वेरी गुड। तो जिनको नींद आती है, बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है कि आपको अच्छी नींद आ जाती है। नींद जब आती है तो लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो जिनको नींद नहीं आ रही है वो भी हाथ खड़े कर दे। यस। जो लोग नींद को लाइटली ले रहे हैं और नींद आपको कैसे इम्पेक्ट कर रहा है उसको समझेंगे अब।
बहुत लोग नींद को लाइटली लेते हैं, वो सोचते हैं कोई बात नहीं, नींद आएगी आ जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं है, दिन में नींद पूरी कर लेंगे। यानी नींद को बहुत ही लाइटली लेकर के चलते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उसका प्रभाव कितना बुरा हमारी सेहत पे पड़ रहा होता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नींद कोई मुश्किल काम है? करना क्या है, सोना ही तो है। नींद कोई मुश्किल काम नहीं है। कोई नया काम सीखना हो तो मुश्किल है, पब्लिक स्पीकिंग करनी हो बुरी मुश्किल लगेगा, डर लगेगा। कोई और बात मैं कहूँ भी, गाड़ी सीख लो तो थोड़ा डर लगेगा, मुश्किल लगेगी, किसी को नहीं आती है तो। मेरे जैसे को जैसे गाड़ी बैठने में भी डर लगता है। तो कोई काम नया है, मुश्किल है, तो बात अलग है। लेकिन नींद से ज्यादा आसान कौन सा काम है? नींद से ज्यादा मुश्किल, सॉरी, हाँ, नींद से ज्यादा मुश्किल कौन सा काम है? नींद तो सबसे आसान है। हाँ, नींद, ये सब स्टेटमेंट गलत बोली गई क्या? नींद से ज्यादा आसान क्या है, यही कहना था मुझे, कि नींद ही सबसे ज्यादा आसान है। तो कौन कौन मानते हैं कि नींद आसान है? हाँ, मानते सभी है कि नींद आसान है, लेकिन 70% पॉपुलेशन इफेक्टेड है नींद की प्रॉब्लम से। स्लीपिंग प्रॉब्लम है उनको। स्लीपिंग प्रॉब्लम का मेन रीजन क्या हो सकता है, ये भी सोचने की बात है। क्यों नहीं नींद आती है जबकि इतना आसान काम है? और भगवान ने बनाया भी, अपने सिस्टम ऐसा बनाया है कि हमें 8 घंटे नींद के लिए दिए हैं। नींद जरूरी है, इसीलिए तो ये सिस्टम बना है। हमारे बॉडी का सिस्टम है, इस टाइप से बनाया गया है। तो फिर भी नींद कम आती है, इसके पीछे क्या हो सकता है? इसका रीजन हो सकता है, नंबर 1 तो है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस। हमारा जो माइंड है लगातार सोचता है, वो आराम ही नहीं कर पाता, जिससे नींद भी प्रभावित हो जाती है, लेकिन सोचना वो कभी कम नहीं कर पाता है। कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ, ये करना है, वो करना है, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया। ओवर थिंकिंग में हम अपनी नींद को भी बर्बाद कर देते हैं। दूसरा इसका एक रीजन होता है इमोशनल इम्बैलेंस। भावनात्मक रूप से असंतुलन जब होता है। अगर हम दिन भर गुस्सा, डर, चिंता, दुख जैसी भावनाओं में रहते हैं, तो ये नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है। अब इसको, स्लीप को आप ब्रेन के पैटर्न से जोड़ के देखना। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो सारा इससे प्रभावित हो जाता है। अगर गुस्सा, डर, चिंता जैसी भावनाएं दिन में रहती हैं तो वो एक्टिव रहती है, तो नींद फिर बाधित हो जाती है। दूसरा, तीसरा तीसरा कारण इसका, पुअर स्लीप हाइजीन। यानी हमारा जो नींद का जो सिस्टम है वो हमारा बहुत ही कमजोर बनाया हुआ है हमने। जैसे सोने जागने का टाइम कोई निश्चित नहीं है। जो सर्काडियन सिस्टम हमारा एक प्रकृति ने तय किया है, उसको न मानते हुए हम सोने का टाइम अब बदल दिया है। 10, 11, 12 बजे तक तो नॉर्मल मानने लग गए हैं लोग, कि क्योंकि ड्यूटी से आएंगे या बिजनेस से आएंगे, वो आते ही लेट हैं, फिर खाना लेट खाते हैं, फिर सोते लेट हैं। तो ये सिस्टम बदल गया है, इसलिए भी नींद डिस्टर्ब होने लग गई है। या फिर सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप का ज्यादा प्रयोग होता है, या फिर असुविधाजनक सोने का माहौल है। यानी रोशनी है, शोर है, असुविधाजनक हमारे जो सोने के बिस्तर हैं, तो वो सारी चीजें अगर असुविधाजनक हैं, अनकंफर्टेबल हैं, तो भी नींद हमारी डिस्टर्ब होती है। चौथा कारण, चौथा कारण इसका है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है? आपको पता होगा, सोने के लिए एक मेलाटोनिन हार्मोन होता है जो अंधेरे के टाइम सीक्रेट होता है। तो वो हार्मोन हमारा बनता ही नहीं आजकल, क्योंकि अंधेरा तो करते ही नहीं हम लोग देर तक। तो वो जो आर्टिफिशियल लाइट है, मोबाइल की, टीवी की, या घर में कहीं लाइट जल रही है, तो ये सब दिखते रहते हैं हमें। और ये अंधेरे में और थोड़ा ठंडा ठंडा माहौल हो जाता है, तब ये हार्मोन बनता है हमारा, रात के समय। तो मेलाटोनिन जैसे स्लीप हार्मोन है, वो आर्टिफिशियल लाइट में, स्ट्रेस में, या अनियमित दिनचर्या की वजह से प्रभावित हो गया है, वो सीक्रेट ही नहीं हो रहा है। तो इस वजह से नींद डिस्टर्ब हुए जा रही है। तो आपने देखा कई बार जो ये नींद जिनको नहीं आती है, उनको डॉक्टर मेलाटोनिन की टेबलेट्स देते हैं, कि वो मेलाटोनिन की टेबलेट लो और लाइट ऑफ करके सो जाओ। तो जैसे ही लाइट ऑफ होगी, अंधेरा होगा, थोड़ा कूल वातावरण होगा, तो फिर वो मेलाटोनिन निकलेगा, नींद आ जाएगी, क्योंकि वो हार्मोन नींद के लिए जरूरी है।
पांचवा इसका कारण है डाइट और लाइफस्टाइल। डाइट और लाइफस्टाइल यानी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक इन चीजों के टाइम को देखते ही नहीं है। जब मर्जी हम सोच लेते हैं चलो चाय पी लेते हैं, चाहे कॉफी पी लेते हैं, जो शराब पीने वाले शराब पी लेते हैं। तो नींद डिस्टर्ब होने के सबसे बड़े कारण है कि हम जो ये हमारे जो पीने वाली चीजें हैं, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इनका टाइम हम सोचते ही नहीं है। ये अननेसेसरी हम इन चीजों का सेवन करते रहते हैं। एक है रात को गरिष्ठ भोजन कर लेना। अगर रात का भोजन हमारा हल्का नहीं है, गरिष्ठ है थोड़ा, तो वो भी हमारे पेट के ऊपर, पाचन के ऊपर प्रभाव डाल रहा होता है और हमें डिस्टर्ब करता है, क्योंकि सारी एनर्जी तो उसको पाचन में लगा देती है। तो बाकी फिर वो हमें वो नींद में हमें उससे बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगती है। तीसरा इसी का एक हम समझें कि लाइफस्टाइल का एक और कमी क्या है, शारीरिक एक्सरसाइज में कमी। आज का जो लाइफस्टाइल हो गया है उसमें फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम है। आराम के साधन ज्यादा हैं, कंफर्ट जोन ज्यादा है, माइंड से काम ज्यादा है, फिजिकल वर्क कम है। तो कुछ स्टाइल हमारे ऐसे हो गए हैं जिससे हमारा फिजिकल एक्सरसाइज होती नहीं है, तो हम नींद भी अच्छे से नहीं आती है फिर। छठा इसका मेन कारण है अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग हो जाती है। अगर नींद कम आती है तो हमारे दिमाग में बार बार एक सेंटेंस चलता रहता है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती। यानी एक बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया हमारे दिमाग के अंदर, हमने उस बात को अच्छे से सिखा दिया है कि मुझे नींद नहीं आती। तो जब भी सोने जाओगे तो आपके मन में तो ये चल रहा है मुझे नींद नहीं आती, यानी नेगेटिविटी तो पहले ही आ गई है, आपने हैबिट पैटर्न बना लिया है उसका। तो ये कुछ कारण हैं जो नींद के लिए हमें रिस्पॉन्सिबल है, ये सारे कारण, कि इन वजह से भी नींद हमारी डिस्टर्ब होती है। अब थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में क्या डिफरेंस है भाई? कहते हैं ना ओवर थिंकिंग से नींद नहीं आती। तो ओवर थिंकिंग क्या है? हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं वैसा होता नहीं है। क्यों ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं हम? जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि आप सोचते ज्यादा हो, एक्शन नहीं लेते हो, कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हो, प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करते हो, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, चैलेंज के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। वो है ओवर थिंकिंग। थिंकिंग अच्छी बात है, सोचोगे तो समस्या का समाधान करोगे। थिंकिंग जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्टार्ट हुआ था। यानी ठंड लग रही है, ठंड का सोच आया तो हमने हीटर बना दिया, माइक्रोवेव बना दिया। गर्मी का थॉट आया तो एसी बन गया। यानी कोई विचार आता है ना किसी भी चीज के लिए कि भी कैसे इसको ठीक किया जाए, तो फिर इनोवेशन होते हैं। तो सोचना ठीक है, डिस्कवरी होती है कब? जब हम सोचते हैं कोई चीज। थिंकिंग इज गुड थिंग, बट ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड। ओवर थिंकिंग क्या है? ओनली सोचना ही सोचना, काम करना नहीं। तो एक्शन ले ले तो वो ओवर थिंकिंग नहीं बचेगी, फिर हमने अपना काम कर लिया पूरा। तो ओवर थिंकिंग इजंट ए मेंटल डिसऑर्डर बाय इटसेल्फ। ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, बट इट कैन बी ए सिम्टम ऑफ अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन। ओवर थिंकिंग खुद में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये और बीमारियों का कारण बन जाती है और लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में भी डाल देती है। जो एक्सेसिव चिंता करते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है वो भी सोचने की बात है कि ओवर थिंकिंग हमें क्यों नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इससे एक बीमारी होती है, कुछ एक बीमारियों के मैं नाम बता रही हूँ। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है, GAD कहते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। जो जो जिसको ये बीमारी होती है वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, 6 महीने तक लगातार सोचते रहेंगे, उस पर कोई भी एक्शन लेंगे नहीं। तो इस ये है ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसी कंडीशन हो जाती है हमारे माइंड की। दे मे ऑल्सो ओवर थिंक प्लान्स एंड सॉल्यूशन टू वर्स्ट केस सिनेरियो। यानी वो प्लान बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, परसीव करेंगे सिचुएशन को, और दे जिसमें वो है नहीं उस सिचुएशन की परसीव करने लग जाएंगे, उस सिचुएशन को सोचने लग जाएंगे जो उनके पास है नहीं, लेकिन वो और अदर थिंग्स के बारे में इतना ज्यादा सोचने लग जाते हैं। तो अदर सिम्टम्स इंक्लूड डिफिकल्टी। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनमें क्या क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, बेचैनी होगी उनको, ट्रबल होगी उनको। तो ये शुरुआत तो होती है ओवर थिंकिंग से,
लेकिन बाद में एक हैबिट पैटर्न ऐसा बन जाता है कि वो रह ही नहीं पाते ऐसे करे बगैर। तो एक मानसिक बीमारी खड़ी हो जाती है। दूसरा, इससे क्या होगा, ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन हो जाएगा। हमेशा ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, किस कोई कितना ही समझा ले मानना ही नहीं, फिर वही बात, फिर वही बात, फिर वही बात। उनको एक पैटर्न बन गया। वो न्यूरोप्लास्टिसिटी माइंड में ऐसी बन गई कि बार बार कहने के बावजूद भी वहीं चल पड़ते हैं। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है, समझने की बात है कि जब हम एक ही थॉट को, मान लो कोई खेत है, खेत में जब एक ही रास्ते पर बार बार जाते हैं तो वो घास बार बार वहां से पैरों से दबती दबती एक रास्ता बना देती है। हमें वो रास्ता दिखने लग जाता है कि यहाँ से लोग गुजरे हुए हैं, तो ये रास्ता इसका मतलब ठीक बना हुआ है। तो वो एक पगडंडी बन जाती है खेत के अंदर। उस पगडंडी का दूर तक हमें दिखती है, हाँ ये पगडंडी है। तो ऐसी ही पगडंडी हमारे ब्रेन में बन जाती है, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। कि वहां पे एक पाथवे बन गया एक थिंकिंग करने का, बार बार थिंकिंग, बार बार थिंकिंग। तो फिर वही जाता है सोच हमारा, फिर वही जाता है सोच हमारा। तो ये डिप्रेशन में जाने के बाद, ओवर थिंकिंग से डिप्रेशन होता है, और बार बार फिर ओवर थिंकिंग जाती रहती है। चलिए, ओवर थिंकिंग से एक और बड़ी बीमारी होती है, पीटीएसडी कहते हैं उसको, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जो लोग ट्रोमा फेस करते हैं ना, जिसके लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, और हाई अलर्ट डेंजर हो जाता है, जिसकी लाइफ को खतरा हो जाता है, तो वो ओवर थिंकिंग करते हैं, और उनको फिर ये पीटीएसडी हो जाता है। बार बार फिर वो इसी बीमारी में आ जाते हैं, उनको बहुत हाई लेवल का डिसऑर्डर हो जाता है। ओवर थिंकिंग से एक और बड़ी बीमारी होती है, जिसको लोग बीमारी समझते नहीं है, लेकिन जिसको वो हो जाती है, वो कितनी परेशानियों से गुजरता है ये वही जानता है। ओसीडी एक बीमारी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपने बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे जिनको हाथ धोने का बड़ा वहम हो जाता है, बार बार वो हाथ ही धोते रहते हैं। उनको पता नहीं क्या लगता है कि मेरे हाथ साफ नहीं है, फिर धोएंगे, फिर 5 मिनट में फिर धोएंगे। ये क्या है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग की वजह से ये चीज स्टार्ट हो जाती है। कई बार हम लोक लगाते हैं और उसको बार बार खींच के देखते हैं, बंद हुआ कि नहीं हुआ। फिर चले जाएंगे बाहर, फिर देखेंगे अरे लोग तो नहीं खुला रह गया, फिर उसको देख के आएंगे खींच के। तो ये क्या है, ओवर थिंकिंग की वजह से माइंड में रिटेन नहीं रहती है कोई चीज, उसकी वजह से हो रहा है। वो बात याद ही नहीं रहता उसने ये काम कर लिया था। कई लोग दिन में कई कई बार नहाते हैं इस वजह से, कई लोग कई कई बार पोछा लगाते रहेंगे इसी वजह से। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं। तो ये हो जाता है एक्सेसिव, उनको एक्सेसिव गिल्ट महसूस करते रहते हैं वो। पुअर, उनका फोकस पुअर है, सोशल आइसोलेशन में रहेंगे वो, उनको किसी के साथ रहना ही पसंद नहीं है, वो अकेले ज्यादा रह के खुश होते हैं, और उनका डिसीजन नहीं हो पाता। तो ओसीडी से क्या क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो मुश्किल हो गई, गिल्ट महसूस होता रहता है, पुअर फोकस हो गया, सोशल आइसोलेशन हो गया, और वो अपने आप को ना अलग ही रखते हैं। तो ये चीज ओसीडी हो जाता है, किनको, ओवर थिंकिंग वालों को हो जाता है। ओवर थिंकिंग में और भी प्रॉब्लम्स होती हैं कड़ी। जैसे एक प्रॉब्लम होती है हार्ट प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग से क्रिएट हो जाती है। ओवर थिंकिंग कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हार्ट इश्यूज, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, है रिदम रिदम गड़बड़ हो जाएगी आपकी। जैसे रिदम जो है 90 या 100 तक, पल्स रेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इससे क्या, हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ता है। तो ओवर थिंकिंग से हमें ये सब होता है। और क्या होगा, ओवर थिंकिंग से डाइजेस्टिव इशू हो जाएंगे, आपके डाइजेशन के इशू हो जाएंगे। ओवर थिंकिंग कैन लीड टू डाइजेस्टिव लाइक नोजिया, कईयों को उल्टी की सी फीलिंग आती रहती है, या कईयों को पेट में डायरिया हो जाता है, या फिर पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, या पेट में अल्सर होने लगता है। तो ये डाइजेस्टिव इशू भी ओवर थिंकिंग की वजह से हो रहे होते हैं, जो कि इंसान ध्यान भी नहीं देता इन बातों की तरफ कि ओवर थिंकिंग से हो रहा है। ये और क्या होता है ओवर थिंकिंग से, कहते हैं ना भाई स्ट्रेस ज्यादा करने बाल झड़ने लग गए। ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस से हमारे बालों का लॉस भी होता है, हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ये भी इससे। और क्या क्या होता है, देखो ओवर थिंकिंग से कितने नुकसान है, हमें थकावट रहेगी। ओवर थिंकिंग थिंकिंग करते करते ही थक जाएंगे, क्योंकि जो चीज ज्यादा वर्किंग में है, हमारा ब्लड उधर ही फ्लो कर रहा होता है। तो हमारा माइंड जो है इतना ज्यादा थक जाता है सोचते सोचते, कि शरीर, पूरे शरीर टूटने लगेगा फिर।
सिर में दर्द हो जाएगा, हमारे मसल्स दुखने लग जाएंगी, भूख जो है उसमें परिवर्तन आएगा, या तो कम लगेगी या ज्यादा लगेगी। तो ये कई सारी प्रॉब्लम ओवर थिंकिंग से खड़ी होती हैं, और उससे सबसे इन सबको मिला करके हमारी जो नींद है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन ओवर थिंकिंग से ये सब होता रहता है। आप कुछ सोच रहे हो, कुछ छोड़ रहे हो, कुछ सोच रहे हो, लेकिन कर कुछ नहीं रहे हो। ओवर थिंकिंग का ये है, अगर आप ओवर थिंकिंग ना करके वो कर भी कर लो ना जो जरूरी है, तो फिर भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, या तो पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में। और क्या सोचेंगे? दो ही तरह की है, वर्तमान में रहो तो सोचना ही नहीं पड़ता, हम पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। अब अब वर्तमान के बारे में सोचे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो, एक्शन प्लान बना के काम कर सकते हो। तो ये तो ओवर थिंकिंग होएगी नहीं, वो तो थिंकिंग होगा। थिंकिंग से क्रिएशन होता है, और ओवर थिंकिंग से हमें क्रिएशन नहीं होता, सिर्फ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये प्रॉब्लम तो हो गई, लेकिन इससे डील कैसे करें? ओवर थिंकिंग से डील करना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होती है हमें। फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनल भी, कई तरह के इशू खड़े हो जाते हैं। तो इससे हम कैसे डील करेंगे? अब डील कैसे करना, डील करने का भी तरीका है। अभी डील जरूर करना चाहिए, ओवर थिंकिंग को हमें जरूर रिमूव करना अपनी लाइफ से, क्योंकि हमें हमारी सारी प्रॉब्लम से निकलना है। तो देखो, कई चीजें ऐसी हैं जो हमारे कंट्रोल में है, और कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज आपके कंट्रोल में है उनको तो आप कर सकते हो, तो आपके हाथ में है। और जो चीज कंट्रोल में नहीं है, जैसे कोरोना आ गया, कोई बीमारी आ गई, सामाजिक समस्या खड़ी हो गई, कोई और कोई समाज में कोई सिम्टम ऐसे आ गए, तो वो चीज़ तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वायरस अटैक हो गया, वायरल फैल गया कोई भी, वो कंट्रोल में नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, वो हम कर सकते हैं। तो अब आपकी लाइफ में भी, सभी की लाइफ में थोड़ा थोड़ा ओवर थिंकिंग तो है। फिर क्या है, अब अभी आपको एक टास्क देती हूँ छोटा सा। अभी आपको मैं 5 मिनट, कितने मिनट लगेंगे, 2-4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा भी नहीं लगेंगे। तो आप क्या करो, 5-5 चीज़ें लिखो, जो चीज आपके कंट्रोल में है वो कौन सी है 5 चीज, और जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो कौन सी है। 5-5 चीजें लिखो जरा। पहले लिखो जो कंट्रोल में है, जिनको आप कंट्रोल कर लोगे। अच्छा, यहाँ नहीं लिखनी, चैट चैट पे नहीं लिखनी। हाँ, चैट पे नहीं लिखना, ये आपको कागज पे लिखना है। रफ पेज पे लिख दिया आपने वो चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो उनको आपको अब क्या करना है, जो रफ पेज पे लिखी है ना, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिनके बारे में ओवर थिंकिंग होता रहता है, भाई वो बात कह रही हूं मैं, ओवर थिंकिंग वाली बातें। क्योंकि थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग सब करते हैं, क्योंकि माइंड की ग्रंथि जो है ना, थिंकिंग वाली कभी बंद नहीं होती है। जैसे श्वास चलता है तो हमारे वो थिंकिंग पैटर्न भी चलता ही रहता है। तो जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हो, कभी कभी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, उनके बारे में कह रही हूँ। जो कंट्रोल में वो लिख लिया, उनको तो कर लो कंट्रोल। और जो नहीं है, और उनको रफ पेज पे लिख दो और जला दो उनको। जो कंट्रोल में नहीं है फिर भी आप सोचते रहते हो, उनको जला दो। जैसे ही जलाओगे तो अंदर से डी क्लटर होना स्टार्ट हो जाएगा, कि अभी ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं इनके बारे में सोचूंगी ही नहीं बिल्कुल भी। तो अब देखिए, आपने एक मूवी देखी होगी, अ, एक मूवी थी जब वी मेट। तो उसमें करीना कपूर अपने ब्रेकअप के बाद अपने बॉयफ्रेंड की फोटो को जला देती है, फ्लश कर देती है, और फिर वो खूब हंसती है, गालियां बक बका के, जो करना है कर करा के डिक्लेटर कर देती है उसको। तो ये है कि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, भाई ठीक है, बाढ़ में जा, जला जलू के उसको फेंक दो। उसके बारे में सोचने का कोई लाभ ही नहीं है, वो आएगी तो हम आएगी, फेस भी करनी पड़ेगी। तो अब सेंटर ऑफ कंट्रोल में जो है उसके ऊपर एक्शन ले लो, ताकि रिजल्ट आए, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाए, तो रिजल्ट आपको आगे बढ़ाएगा। तो कितने लोग इस बात को समझते हैं कि इस प्रकार करने से हमारे कुछ ओवर थिंकिंग कम होगी। और कितने लोग ये भी समझते हैं कि स्लीप की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। दुनिया के सबसे आसान कामों में से स्लीप है। और स्लीप के लिए कोई नॉलेज भी नहीं चाहिए, कोई टेक्निक भी नहीं चाहिए, कोई टैलेंट भी नहीं चाहिए। जिंदगी का 30% टाइम सोने के लिए निश्चित किया गया है। इस चीज को समझना है कि नेचर नेचर ने इतना ज्यादा टाइम स्लीप के लिए क्यों रखा, और फिर भी लोग सो नहीं पाते। और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता रहता है।
ना सोने की वजह से कितनी स्लीप डेफिशिएंसी, इंसोम्निया जो भी होता है वो किस तरह से हमारे असर, हमारे ऊपर असर डालता है। अभी हमने चर्चा की कि भाई हमारे ऊपर फिजिकल इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, मानसिक इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, और बिहेवियरल चेंजेस भी आ जाते हैं इससे। इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, थकान, कमजोरी, और बड़े बड़े बीमारियां, डायबिटीज वगैरह हैं, हमारे कंसंट्रेशन में कमी हो जाएगी, मेमोरी लॉस हो जाती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, हम डिसीजन गलत लेने लगते हैं, और सेल्फ कंट्रोल में कमी आती है। तो ये सारी चीजें हमें इसकी वजह से झेलनी पड़ती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमने सब अभी डिस्कस की हैं। अच्छा, एक और बात होती है सबसे बड़ी, एक इससे इम्यून सिस्टम तो डिस्टर्ब हो ही जाता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे ऊपर अटैक करने लगते हैं, वायरस अटैक होंगे, सर्दी गर्मी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएंगी, मौसम के बदलने के साथ प्रॉब्लम हो जाएंगी, क्योंकि इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई, बीमारियां जल्दी अटैक करती हैं। तो ये बात होती है। दूसरा, एक और भी चीज़ बहुत बड़ी होती है, जैसे कार्टिसोल हार्मोन सीक्रेट होने लगता है जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो एक कार्टिसोल हार्मोन है, वो रिलीज हो जाएगा, उससे हम अनरिसोर्सफुल हो जाएंगे। कार्टिसोल हमारे को एक सैडनेस में ले आता है, अनहैप्पी बनाता है, अनरिसोर्सफुल हो जाते हैं हम सारे उसमें। तो आप अपने इंटरनल प्रॉपर्टी को छोड़ देंगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, सुबह कोई बोलेगा तो चिड़चिड़े होकर के बात करोगे। तो अगर 2-3 दिन तक ऐसा हो गया कि आप किसी से भी बात नहीं करना चाहोगे, फिर ऐसा हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपके अंदर कोर्टिसोल हार्मोन बन गया है, स्ट्रेस हार्मोन है ये, और आपका ये हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएगा, प्रॉपर हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा। अच्छा, जैसे फीमेल है, फीमेल के अंदर तो मूड स्विंग होते हैं, क्योंकि हार्मोन उनका ज्यादा चेंज होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का ज्यादा हार्मोनल परिवर्तन है। उनको बच्चों की प्रॉब्लम है, उनके मंथ की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम की वजह से उनके हार्मोन में अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होते हैं, मूड फ्लक्चुएशन होता है। तो भाई आपके ब्रेन में ही हार्मोन्स के रूप में या ब्रेन के पैटर्न्स के रूप में फाउंटेन ऑफ हैप्पीनेस भी आपके अंदर है, फाउंटेन ऑफ सैडनेस भी आपके अंदर है। तो आप इस फाउंटेन से अमृत भी बना सकते हो और जहर भी बना सकते हो। यही ब्रेन है जहां से आदेश मिलके डोपामाइन रिलीज होता है, जो हैप्पी हैप्पी हार्मोन है। वो आपके अंदर हैप्पीनेस क्रिएट करता है। कई बार हैप्पी मूड में वो हार्मोन क्रिएट होता है, कोई भी बात सोच करके भी हार्मोन क्रिएट होने लग जाता है जब हैप्पीनेस की बात सोचने लगते हैं। तो ये जो बातें हैं, जो भी ओवर थिंकिंग, माइंड जब क्लटर्ड हो जाता है ना बहुत ज्यादा, तो रास्ता नजर नहीं आता फिर हमें, फिर नींद अच्छे से कैसे आएगी? जब रास्ता ही साफ नजर नहीं आ रहा तो हम उस कंफर्ट मूड में जा ही नहीं पाते हैं। और फिर इस तरह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वजन बढ़ने लगता है या घटने लगता है, आपके काम की क्वालिटी कम हो जाती है। तो ये सब होता है, बायोकेमिकल डिस्टरबेंस होने लगते हैं, आपकी हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाती है, इंटरनल जो बॉडी में जो खर्चा होता है वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होने लगती है। आप खुद को मेंटेन करने के लिए एनर्जी को यूज करते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही है। हार्ट बीट चल रही है तो एनर्जी चाहिए, डाइजेशन सिस्टम है तो एनर्जी चाहिए, फेफड़ों को एनर्जी चाहिए, किडनी को चाहिए, मसल्स को एनर्जी चाहिए। घर में कोई भी हम देखो, एक एक हम मान लो पेट भी हम पालते हैं तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए, उसको खाने को चाहिए। उसी प्रकार से बॉडी के अंदर भी जितने भी हमने ये अंदर जो भी सिस्टम्स हैं हमारे, उन सबको एनर्जी चाहिए, सबको भोजन चाहिए। तो हमारी बॉडी एनर्जी को यूज करती है, जो एनर्जी बचती है वो आप डिफरेंट कामों के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन एनर्जी को हम ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस इनमें ही ज्यादा खर्च कर देते हैं, तो बर्नआउट स्टेट आ जाती है। 24 घंटे यदि मशीन को काम पे लगाए रखेंगे ना हम, तो बर्नआउट स्टेट आ जाएगी। कोई मशीन 24 घंटे काम करते तो क्या होता है, उड़ जाते हैं, उसके फ्यूज उड़ जाते हैं, कई बार ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ह्यूमन के अंदर भी तो ऐसा होता है, जिसको हम बर्नआउट स्टेज कहते हैं। तो यानी हम सब कुछ देख रहे हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को नहीं देख रहे, अपने इमोशन को नहीं देख रहे। केवल क्या है, 24 घंटे भागते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं। तो बर्नआउट स्टेट कभी भी अच्छी नहीं होती। जब जब भी ऐसी स्टेज होती है तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है स्लीप, जिसके बाद हम फ्रेश होते हैं, एनर्जी गेन करके उठते हैं, वही जब हमारे ढंग से नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब स्लीप जैसे बहुत अच्छी भी है तो वो डेंजरस भी है। क्यों? अगर ये मान लीजिए ऐसी जगह पे नींद आ जाए जहां पर आपको मतलब आभास ही ना हो कि खतरा भी आ रहा है वहां पर,
मान लो जंगल में नींद आ जाती है, तो कोई जानवर आके नुकसान भी कर सकता है, सांप काट सकता है, शेर खा सकता है। तो नेचर ने स्लीप पैटर्न क्यों बनाया है कि हम सोएं और अपने आप को फ्रेश रखें, अननेसेसरी जहां पे नींद नहीं आनी चाहिए वहां ना आए। एक टाइम पे हम सो लें तो हमें ऐसी जगह पे नींद नहीं आएगी जहां पे हमें एक्टिव रहना है। तो ये है प्रॉब्लम्स जो हैं डिसऑर्डर की वजह से जो क्रिएट होती हैं, स्लीप डिसऑर्डर की वजह से स्लो रिएक्शन टाइम। हम कोई भी बात अगर नींद में है तो रिएक्शन टाइम ही हमारा स्लो हो जाएगा बहुत ज़्यादा। थिंकिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा, जैसे बुद्धू जैसे बात करते हैं वैसे बात हो जाती है। लर्निंग का जो सिस्टम है वो बहुत स्लो हो जाता है। इरिटेबिलिटी बहुत होएगी, इम्पेयर्ड मेमोरी हो जाएगी, इम्यून सिस्टम, लो लिबिडो, ये बहुत सारे रिलेशनशिप के इशू भी आते हैं। जब नींद की प्रॉब्लम होती है तो आपस में हस्बैंड वाइफ या के जो रिलेशंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये हमने बात की प्रॉब्लम्स पर, कि नींद की कमी से, ओवर थिंकिंग से, स्ट्रेस से क्या क्या प्रॉब्लम हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल खड़ी होती हैं। अब ये तो हो गया, पर अब सॉल्यूशन की तरफ चलें कि इसको ठीक कैसे करें। हमारे अंदर एक होता है हंगर ड्राइव, एक होता है स्लीप ड्राइव। दो तरह के ड्राइव हैं। तो पहले हंगर ड्राइव को समझते हैं। हंगर ड्राइव क्या होता है? लाइफ में हंगर ड्राइव का मतलब है भूख लगना। पता चलता है कि भूख लगी हुई है, यू फील हंग्री, तो ये हंगर ड्राइव हो गया। तो इससे हमारे पेट जैसे सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा पेट में गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी पेट में एक हंगर ड्राइव हो रहा है, भूख लग रही है। तो ये हार्मोन्स, इट्स कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, टू हार्मोन्स। दो हार्मोन्स हैं जिनके द्वारा हंगर ड्राइव कंट्रोल होती है। लेप्टिन एंड गैलिन भूख को कंट्रोल करता है। तो लेप्टिन हार्मोन का काम है भूख को इंडिकेट करना, नाउ यू आर हंग्री। गैलिन का काम है आपको एहसास होता है कि अब आपका पेट भर गया है, फुल हो गया है, पेट फट जाएगा और ज्यादा मत खाओ। तो दो हार्मोन हमारे भूख को कंट्रोल करने के लिए, भूख को इंडिकेट करने के लिए ये यूज होते हैं, लेप्टिन और गैलिन। सांस का फूलना, पसीना निकलना ज्यादा खाने से ऐसा होता है। कई बार, कई बार ज्यादा खा लो तो हमारा पेट भर जाता है ज्यादा, फिर सांस फूलने लगता है ज्यादा खाने से। तो ये सब उसको रोकने के लिए भी हमें इंडिकेट कर देता है गैलिन हार्मोन। तो आपका खाना खाने के जो ड्राइव हैं, फुल होने के जो ड्राइव हैं, वो आपके हार्मोन है लेप्टिन और गैलिन। अब है स्लीप ड्राइव। स्लीप ड्राइव क्या? आपका जो स्लीप का जो ड्राइव है, जैसे स्लीप की जब आती है ना, एक लहर आती है सोने की, तो उससे क्या होता है? आंखें बंद होने लगेंगी, सिर भारी होने लगेगा, तो उसको बोलते हैं स्लीप ड्राइव आ रहा है भाई। स्लीप ड्राइव कहाँ से स्टार्ट होता है? स्लीप ड्राइव के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है एडिनोसाइन। एडिनोसाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप। तो ये सोचे कि ब्रेन का रिसेप्टर है जो सेलुलर लेवल पे है। ये क्या करता है कि जब आप काम करते हो, जब आप हार्ड वर्क करते हो, तो आपका यहाँ पर एडिनोसाइन भरता रहता है, भरता रहता है, भरता रहता है। आपको बोलता है कि ये बॉडी को स्लीप ड्राइव क्रिएट कर, ये फिर बॉडी के लिए स्लीप ड्राइव क्रिएट करता है। जब आप थक जाते हो तो आपको नींद आने लगती है। जब आप ज्यादा काम करते हो तो जो आपका एडिनोसिन है वो रिसेप्टर का काम करता है, और वो आपको कहता है आपको सो जाओ। यानी इस तरह की आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स लानी शुरू कर देता है कि आपकी आंखें बंद होंगी, आपका सिर भारी होगा और आपको नींद की फीलिंग आने लगेगी। तो ये है ड्राइव। ये हमारे से हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है। हर समय के लिए हमारे बॉडी सिस्टम के अंदर हार्मोन्स का बड़ा एक बहुत सुंदर सिस्टम है। तो लेकिन होता क्या है कि आप इस केस में जो एडिनोसाइंस का जो मॉलिक्यूल है, वही मॉलिक्यूल कैफीन का है। देखो, उससे नींद आने लगती है ना, आंखें बंद होने लगती हैं, तो कैफीन भी सेम काम कर रही होती है। कैफीन लेने वाले के भी ऐसे ही आंखें बंद होने लगती हैं, सिर भारी होने लगता है। सेम कॉफी का है, सेम रेड बुल का है, सेम। तो ये जो जिसमें भी कैफीन होता है उसका सेम मॉलिक्यूल है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर आप इस जगह पे कैफीन इंटेक करोगे, इसमें कैफीन भर गया, तो कैफीन भर गया तो आपका एडिनोसिन सीक्रेट नहीं होगा। उस वक्त यदि कॉफी वगैरह या कोई कैफीन वाली चीज ले ली हमने, तो फिर एडिनोसिन सीक्रेट नहीं होगा, कैफीन की क्वालिटी बदल गई।
अगर यहाँ पे मैं पानी रख दूं तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा, अगर पेट्रोल रख दूं तो उसका इम्पैक्ट अलग होगा, उसकी स्मेल अलग होगी, अगर जहर रख दे तो जहर का इम्पैक्ट अलग होगा। यानी हम जो अपने शरीर में डाल रहे हैं उनका इम्पैक्ट अलग हो रहा है। जिस समय पे इसका इस हार्मोन का निकलना होता है उस समय यदि हम उसी मॉलिक्यूल की दूसरी चीज ले ली तो वो तो बदल गया फिर। जो एडिनोसिन स्लीप ड्राइव को बढ़ाता है, अगर उसके मॉलिक्यूल बदल गए तो स्लीप ड्राइव को खत्म कर देगा। बहुत सारे घरों में मैंने देखा कि शाम के समय खाना खाने के बाद कहेंगे चाय बना लो, कॉफी बना लो। तो चाय कॉफी जब रात के समय पीने लगेंगे तो आपके मॉलिक्यूल तो बदल गए, जो एडिनोसिन के थे, जो आपको स्लीप ड्राइव की तरफ लेके जा रहे थे। तो जो नींद आनी थी वो नींद आनी बंद हो जाएगी। जो लोग कॉफी पीते हैं या रेड बुल पीते हैं या कैफीन का इंटेक ज्यादा करते हैं, उनके अंदर स्लीप ड्राइव खत्म हो जाएगा। कितने लोगों ने नोटिस किया है कि कॉफी पीने के बाद नींद उड़ जाती है? तो एडिनोसिन को हम रिप्लेस कर रहे हैं, सीक्रेट नहीं होने दे रहे हैं। तो एक तो हो गया स्लीप ड्राइव की बात की मैंने। दूसरा है स्लीप रिदम। स्लीप की रिदम होती है एक। हमारे जो स्लीप की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है, हमारा एक हार्मोन है मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन है? मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन कामिंग हार्मोन है। कामिंग मतलब शांत करने वाला। उस पर दो चीजों का असर होता है, डार्कनेस और कोल्डनेस का। जितना अंधेरा होगा, जितना ठंडा होगा, उतना मेलाटोनिन ज्यादा सीक्रेट होगा। कितने लोगों को ये बात ध्यान में है कि भी ठंड के दिनों में हम ज्यादा सोते हैं? जैसे ही हम बिस्तर में जाएंगे, ठंड का माहौल है और अंधेरा कर दिया तो एकदम से नींद आने लगेगी। जैसे ही हम गर्म होने लगेंगे नींद आने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मेलाटोनिन का सीक्रेशन ज्यादा होता है। जिन लोगों में स्लीप का प्रॉब्लम है, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेलाटोनिन की गोली लेके आते हैं। कामिंग हार्मोन है, आपको काम कर देगा, शांत कर देगा। कुछ कुछ लोग जैसे गांजा वगैरह जो पीते हैं उनमें भी वो इम्पेक्ट आता है, उनका भी माइंड शांत होने लगता है, उनका भी मेलाटोनिन सीक्रेट होने लगता है, लेकिन वो तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो सिर्फ माइंड को आर्टिफिशियली शांत करने का काम करते हैं, नींद की दवा की तरह से वो काम करते हैं। लेकिन ये जो गांजा पीना और ये जब चीजें पी के जो सो नहीं पाते हैं, वो सो भी जाते हैं तो फिर वो उनका जो नेचुरली जो मेलाटोनिन है वो बनना बंद हो जाता है फिर। जो ड्रग एडिक्ट हैं उन लोगों के अंदर भी एक्सटर्नली जो चीज को अपने अंदर डाल के माइंड को शांत कर रहे हैं, तो फिर वो हैप्पी हार्मोन उनका सीक्रेट होना बंद हो जाता है, कामिंग हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो जाता है, और वो ड्रग के शिकार होते चले जाते हैं। उनको आर्टिफिशियल चीज लेनी ही पड़ जाती है फिर बार बार। तो इसीलिए बार बार मना किया जाता है कि एक्सटर्नल ड्रग्स नहीं लेने चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि नेचर का सिस्टम उनसे डिस्टर्ब होता है। आपकी पूरी लाइफ चलती है पेन और प्लेजर में। इनको समझना ध्यान से कि क्यों डिस्टर्ब होते हैं हम लोग। पेन और प्लेजर में पूरी लाइफ चलती है। मैंने बताया था कि पॉजिटिव के और नेगेटिव के की वजह से ही हम चलते होते हैं। पॉजिटिव के की तरफ जाते हैं, नेगेटिव के से दूर भागते हैं। आदमी जिंदा क्यों है, माइंड जिंदा क्यों है? पेन और प्लेजर के लिए। हमेशा माइंड बोलता है मुझे प्लेजर चाहिए। प्लेजर चाहिए तो हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को अपनी बॉडी में क्रिएट करना होगा, तभी प्लेजर मिलेगा। हैप्पीनेस को क्रिएट नहीं कर पाते, पेन हो जाता है। देन अगेन यू विल गो फॉर द ड्रग्स। फिर लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं, फिर कोई चीज और चाहते हैं अपने अंदर आर्टिफिशियल डालना कि हैप्पीनेस मिल जाए, शांत हो जाए हम, थोड़ा सा माइंड शांत हो जाए हमारा। तो वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं, देन अगेन फिर ड्रग्स की तरफ जाते हैं और ड्रग के एडिक्ट बन जाते हैं फिर वो। कितने लोगों को आज समझ में आ रहा है कि ड्रग ड्रग एडिक्शन क्यों होती है? व्हाट इज साइंस बिहाइंड इट? क्यों आपका ब्रेन हैप्पीनेस की तरफ जाता है, ब्रेन हैप्पीनेस की तरफ जाता है? आपका नॉर्मल ब्रेन और हैप्पीनेस नहीं दे पा रहा है, ये रीजन है मेन। अगर ब्रेन में हैप्पीनेस देने की पावर बन जाए, डोपामिन क्रिएट होना शुरू हो जाए, आपके हैप्पी हार्मोन शुरू हो जाए, तो आपको जरूरत ही नहीं है बाहर से सब्सटेंस लेने की। बहुत सारे जो रिसर्चर हैं वो ये ट्राई करते हैं इस चीज को फील करने का, लेकिन उनका पीएफसी इतना स्ट्रोंग होता है कि वो इसके बारे में समझने के बाद भी स्टडी करके छोड़ देते हैं। लेकिन एक नॉर्मल आदमी इतना ताकतवर नहीं होता कि उस चीज को ट्राई करे, समझे। बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। वो फिर बाहर से एक्सटर्नल सब्सटेंस का यूज करना शुरू कर देता है। फिर इसके लिए जो है ये चीज
टच करना ही सही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है छूना भी नहीं चाहिए इन चीजों को, तो कि एक बार उन्होंने लिया तो दूसरे दिन फिर मन करेगा, अरे बड़ी शांति मिली थी, नींद आई बड़ी अच्छी जबरदस्त, तो वो दूसरे दिन फिर उस चीज को लेना चाहेगा। दो चार बार ले ली, हैबिट बन जाएगी। तो स्लीप रिदम में मेन हार्मोन कौन सा है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन के लिए अगर किसी की बॉडी में जिंक मैग्नीशियम से भी ये सब काम ये कम जा रहा है, तो मेलाटोनिन सिक्रेशन कम होगा। अगर जिंक मैग्नीशियम जा रहा है ना बॉडी में, तो मेलाटोनिन सिक्रेशन कम होगा। इसके लिए खाने में ध्यान दें। स्लीप ड्राइव के लिए कौन सा सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है? एडिनोसिन। देखो, कभी अगर आप हैवी वर्कआउट करते हो तो हैवी नींद आती है। क्यों हैवी नींद आती है वर्कआउट के बाद? क्योंकि एडिनोसिन क्रिएट हो रहा है, जिससे आपको नींद आ रही है, स्लीप ड्राइव पैदा हो गया। अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो तो स्लीपिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि उसकी बॉडी में एडिनोसिन नहीं बन रहा है, वर्क नहीं कर रहे हैं। तो काम करने पर एडिनोसिन बनता है ताकि वो स्लीप ड्राइव की तरफ लेके जाए। जब आप थकते हो तब ये बनता है, थक ही नहीं रहे तो फिर कैसे बनेगा? तो नींद उड़ जाएगी। अब इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम है? डार्कनेस ऑटोमेटिक टेम्परेचर को ठंडा करता है। जब अंधेरा हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर कम होने शुरू हो जाता है। अब जैसे लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये माहौल को गर्म रखती हैं। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की चीजें कोई मान लो लाइट जो फेंक रही हैं, तो लाइट में गर्मी है कहीं ना कहीं, तो वो अगर डार्कनेस कर दिया तो अपने आप कूल होने लगेगा वातावरण। आज इलेक्ट्रिसिटी के टाइम में बहुत डार्कनेस तो आती नहीं है। अगर 50 साल पहले का हम टाइम याद करें, हमें तो याद है बचपन में क्या था, कि लाइट बल्ब जो बहुत कम लगाए जाते थे घरों में, तो बहुत ही जरूरी होता था वहां लगता था, बाकी नहीं लगता था। और बहुत जल्दी लाइट ऑफ करके और अब नेचर की लाइट में बैठ जाते थे सब जा करके। हम बहुत जल्दी 7, 7, 7:30 बजे तक खाना खा के छत पे चले जाते थे। और छत पे लाइट तो होती नहीं थी, वो अपने आप एक हल्का कूल वातावरण होता था। जाके अपना लेटे चारपाई पे, नींद आ जाती थी, जल्दी जल्दी सोना जल्दी उठना, 3 बजे फिर आंख खुलने लग जाती थी। क्योंकि लालटेन थी, दिया था, ज्यादातर ये थे। लाइट वैसे आती भी बहुत कम थी। आजकल तो क्या है, इन्वर्टर लगा लिए सभी ने, तो लाइट कभी जाती ही नहीं है घर में, हमेशा ही लाइट से भरपूर रहता है घर। तो पहले क्या था कि लाइट का एक सिस्टम होता था, भाई इस एरिया की लाइट अब जा रही है, उस एरिया की अब जा रही है। लाइट क्योंकि लिमिटेड होती थी, लाइट की प्रोडक्शन कम होती थी, तो लाइट बहुत ज्यादा समय तो कटी रहती थी। तो ये होता था पहले, तो फिर लालटेन वगैरह दीपक वगैरह जलाने पड़ते थे। तो इस तरह से क्या है कि उस समय नेचुरल जो अंधेरा है वो बहुत जल्दी लोग उसमें आ जाते थे और फिर नींद आ जाती थी। बस सुबह 7, अगर 7 बजे सोने चले गए तो 8 बजे तक नींद आ जाना, सुबह 4 बजे फिर उठ जाना। तो ये नेचुरल टाइमिंग है। लेकिन अननेचुरली क्या हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी इवोल्व हो गया, और आज की दुनिया में डार्कनेस तो रहा ही नहीं। अब मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं होता है ज्यादा, तो अब लाइट ऑन करके बैठोगे तो डार्कनेस का चांस ही नहीं है, कहीं ना कहीं लाइट ऑन ही रहती है। अभी एक और चीज हो गया है कि हमारा जो मोबाइल की जो ब्लू लाइट है, वो क्या कर रही है, ब्रेन को मैसेज देती है कि अभी दिन ही है। ब्रेन को जो ब्लू लाइट के अंदर क्या मैसेज आ रहा है कि अभी दिन है, रात हुई नहीं है, तो मेलाटोनिन सीक्रेट ही नहीं होगा। ब्रेन में स्विच बटन ऑन ही नहीं होता फिर। तो ये तभी होगा जब हम लाइट को बिल्कुल ऑफ कर देंगे, चाहे टीवी की है, चाहे मोबाइल की है, चाहे अदर बल्ब वगैरह है, तो जा करके फिर ये मेलाटोनिन सीक्रेट होगा और अपने आप को मैसेज देना कि मुझे नींद आ रही है, मुझे इस टाइम पर नींद आ जाती है। ना कि ये बार बार मैसेज डालने के मुझे नींद नहीं आती। क्योंकि नेगेटिव जब माइंड में चलता होता है तब भी वो बहुत इंपेक्ट कर रहा होता है। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि सोने के समय मोबाइल मत देखो, लैपटॉप पे काम मत करो, मेलाटोनिन सीक्रेट करो फटाफट और सो जाओ, क्योंकि सोने के टाइम पे सोना एनर्जी क्रिएट करता है। तो ब्रेन का नींद का जो प्रॉम्प्ट है वो है अंधेरा। क्या बोला मैंने? अंधेरा। अंधेरा नहीं होगा तो ब्रेन बोलेगा अंधेरा तो हुआ नहीं, सोए कैसे। आपका मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा, मेलाटोनिन रिलीज नहीं होगा तो कामिंग इफेक्ट नहीं आएगा, रिलैक्सेशन की फीलिंग नहीं आएगी, और फिर नींद डिस्टर्ब होनी ही होनी है। तो स्लीप की क्वालिटी इस तरह से हम अपनी कम करते जा रहे हैं। अच्छा, एक स्लीप क्वालिटी के बारे में और मैं चलो बात बताती हूँ थोड़ी सी। स्लीप की क्वालिटी कितनी होती है, किस तरह की होती है? एक होता है फॉलिंग स्लीप, देखो ये भी समझ लो।
इसके स्टेज होती है, स्टेज नींद की भी। फॉलिंग स्लीप माने नींद आ जाना, इनिशियल स्टेज। नींद की इनिशियल स्टेज जैसे आंख बंद होना है, तो ये होगी फॉलिंग स्टेज, यानी नींद में गिर जाना। आपकी आंखें बंद हो या बेड में सोए 2-4 मिनट में आप सोए, तो ये पहला स्टेप हो गया नींद का, कि आप नींद में आ गए हो। जिसका स्लीप ड्राइव सही नहीं है ना, उसकी नहीं होती ये चीजें। फॉलिंग स्लीप बोलते हैं पहली स्टेज, यानी स्टार्ट करते ही अपना नींद आ गई यार, पहली स्टेज है नींद की ये। दूसरी स्टेज क्या है? रेगुलेटरी मेंटेनेंस की होती है फिर। यानी जब क्या होता है, नींद में जो नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है, रेगुलेट होता है। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ये सेटल डाउन होता है, एक एक कंटिन्यूअस रेगुलेशन में होता है। तो रेगुलेटरी मेंटेनेंस है ये। जब आपका बिजनेस है, बंद होने के बाद झाड़ू पोछा करते हो ना नेक्स्ट डे के लिए, मतलब जब भी कोई दुकानदार है क्या करते हैं, जब शाम का काम खत्म हो गया तो नेक्स्ट डे के लिए सफाई और उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का भी दिन भर का काम खत्म हो गया, हम रात को जब सो रहे हैं तो रेगुलेटरी मेंटेनेंस कर रहा है आपका हार्ट, आपका नर्वस सिस्टम सेटल डाउन हो रहे होते हैं। ये सेकंड स्टेज है उसकी। फिर आ जाता है फिजिकल रेस्टोरेशन। अब उसमें क्या है भाई, रेगुलरी मेंटेनेंस हो गया, ये 20% होता है। पहले 5% में आपकी फॉलिंग स्लीप हो गई, फिर आपका 20% में क्या हो गया, रेगुलेटरी मेंटेनेंस हो गया, ये 25% तक हो गया। इसके बाद आता है फिजिकल रेस्टोरेशन। फिजिकल रेस्टोरेशन क्या होता है, आपके जो टिश्यू ब्रेक हुए हैं, आपकी जो मसल ब्रेक हुआ है, वहाँ हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब आप रेस्ट करते हो तो आपका हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब कई बार डॉक्टर भी कहता है कि आप सो जाओ, आप रेस्ट कर लो, क्योंकि जो भी ब्रेक हुआ है आपके मसल्स में, टिश्यूज में, वो सब हील होना स्टार्ट होता है। आपकी बॉडी क्या है, डिफरेंट टिश्यूज आपकी हील होते हैं। तो ये आपका 50% टाइम आपका ये लेता है टिश्यू हील होने में। अब सो नहीं रहे हो तो ये नहीं हो रहा है, अब वो थकावट बढ़ती है फिर उससे। तो आपका 50% टाइम इसमें लग गया। अब उसके बाद क्या होता है, IREM, यानी रैपिड आई मूवमेंट। यहां पर आप देखो, जब सुबह आप उठने से जब आंखें देखते हो, लास्ट स्टेज है आपके ब्रेन, ये आपका ब्रेन जो फायर करता है कि आपके अंदर किसी ने कोई गाली दे दी, कुछ भी कर दिया, कोई स्ट्रेस हो गया, रोना धोना हो गया, तो कुछ भी अच्छी चीज हुआ तो ब्रेन डिफरेंट चीज फायर करता है। और इसी टाइम में यदि कोई गलत घटना हुई है तो वो आपके ब्रेन में नेगेटिवली फायर करता है, कोई पिक्चर आपके अंदर बनती है। तो ये नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स में जो सेटलमेंट होना है, उसको रिस्टोर करना, प्रिपरेशन करना, ब्रेन का बेसिक काम होता है सुबह के टाइम पे। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ये लगता है 90% जो है काम इसमें हो जाता है, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो इसको 90 मिनट लगता था सुबह का, ये जो प्रोसेस है इसके अंदर 90। कोई भी पर्सन इसको बोलते हैं वन साइकिल, ये एक साइकिल पूरा होता है। तो इस साइकिल में फॉलिंग स्लीप नहीं रहेगा, बाकी जो भी वो है वो सारा फिजिकल रिस्टोरेशन, रेगुलर मेंटेनेंस, ये फिर से रिपीट होता रहता है बार बार। 90 मिनट का एक प्रोसेस है, बार बार साइकिल इसका होता रहता है। तो ये जो साइकिल देखो, फॉलिंग स्लीप के बाद में क्या क्या हुआ, एक तो हमारा रेगुलेटरी मेंटेनेंस हुआ, और फिजिकल ये क्या था हमारा, फिजिकली रेस्टोरेशन हुआ, और एक रैपिड आई मूवमेंट। ये 90 मिनट का प्रोसेस है पूरा। और ये जो प्रोसेस है, ये मेल के अंदर चाहिए 4 साइकिल होने चाहिए, 90-90 मिनट के 4 साइकिल, तो कितने हो गए, 6 घंटा। यानी एक मेल को 6 घंटे की नींद में ये 4 बार साइकिल होकर के, और हमारी एनर्जी रिसाइकल होती है, और हमारे जो सारे सिस्टम जो है वो दोबारा से एनर्जी गेन करते हैं। और फीमेल के अंदर ये साइकिल 5 टाइम होना चाहिए। यानी फीमेल की जो नींद है वो 7-8 घंटा होनी चाहिए, तब जाकर के उसके ये जो ब्रेक डाउन है, मसल ब्रेक डाउन है, या फिजिकली रिस्टोरेशन है, ये सारी तब जाके पूरी होती है। मेल में 6 घंटे की नींद जरूरी है, तो फीमेल में कम से कम 7 या 7.5-8 घंटे की नींद उसके लिए जरूरी है, 7.5 घंटा, क्योंकि 5 साइकिल चाहिए उसको पूरा होने में, एक साइकिल में 90 मिनट लगता है। तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जो काम जो मुश्किल होता है वो काम भी आप कर पाते हो। आपके अंदर में ये एक बहुत ज्यादा एनर्जी को क्रिएट करता है। तो ये सब नींद के बारे में आज हमने बात की।
तो कई बार क्या होता है, जो मोटिवेशन स्पीकर वगैरह ये कह देते हैं कि नींद की क्या जरूरत है, ये कर लो वो कर लो, बड़ा मोटिवेट करते हैं इस बारे में कि 24 घंटे का दिन है, कभी सो लो कभी जाग लो। ये जो बातें हैं, इस बात से भी हमारी नींदें आजकल डिस्टर्ब हो रही हैं। हमने भी अपना ऐसा मान करके नींद का जो नेचुरल टाइम है उसको डिस्टर्ब किया है। तो हमें इस चीज को समझना होगा कि रात सोने के लिए है, रात को जो नींद पूरी हो जाएगी बाकी किसी भी टाइम पे नहीं हो पाती है। रात को ही सोना चाहिए, रात को ही थकावट मिटती है। दिन में पावर नैप ले सकते हो, यदि थकावट हो गई तो पावर नैप ले सकते हो, लेकिन सोना रात का ही आपका ज्यादा कामयाब है। हम्म। तो अब इसका ये तो हो गया एक, हमने पूरा सिस्टम समझा स्लीप के बारे में। फिर सॉल्यूशन इसका जो है, एनएलपी में क्या करें, एनएलपी में सॉल्यूशन क्या है। एनएलपी में कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम अपनी स्लीप पैटर्न को, यदि हम चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं बहुत अच्छे से। जैसे कुछ तकनीकें इंसोम्निया को दूर करने के लिए, जैसे एंकरिंग रिलैक्सेशन है अपनी उंगलियों को खास पोजीशन में ला करके और अपने आप को बोले रिलैक्स। और डेली अगर उस बात की प्रैक्टिस की जाए, उंगलियों का एक खास तरीका या एक करवट एक तरीके की लेकर के, यदि हम उसको आराम महसूस करके अगर बोलते हैं, एक एंकर बना लेते हैं उस चीज को कि रिलैक्स, तो दिमाग रिलैक्स होने लगता है। तो इसका एक थोड़ा सा अभ्यास करके, एक एंकर क्रिएट करके भी हम डेली सोते वक्त यदि उसको याद कर लेते हैं तो हमें बहुत मदद मिलती है। दूसरा, रीफ्रेमिंग नेगेटिव थॉट्स। ये मैं एनएलपी के अकॉर्डिंग उपाय बता रही हूँ। अपने नेगेटिव थॉट को रीफ्रेम कर लेना है। रिफ्रेमिंग टेक्निक एनएलपी में बहुत यूजफुल है। अगर मान लो ये सोचते हो कि मुझे नींद नहीं आएगी, इसको बदल करके आपने बोलना है, उसको रिफ्रेम करना है, नींद मेरी प्राकृतिक अवस्था है, मैं आसानी से सो जाती हूँ, मेरे को तो बेड में जाते ही नींद आ जाती है, नींद तो प्राकृतिक है। तो इस तरह के थॉट अपने बना के यदि सोने लगेंगे तो आ जाएगी नींद। अगला पैटर्न इसका एक स्विस पैटर्न भी नींद के लिए बड़ा काम का है। अब नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उनकी जगह पे आपको क्या करना है, एक शांत और सुखदायक तस्वीर को याद करना है। कैसा, मानो समुद्र का किनारा है, जंगल है, शांत नदी बह रही है, झरना है, वो प्राकृतिक दृश्य को याद कर ले। प्राकृतिक चीज से प्रकृति ज्यादा रेजोनेट करती है। और फिर शांत शांत की जो बातें हम याद करेंगे, मैंने वो जो थॉट पैटर्न जो हमें परेशान कर रहा है उसको हटा करके एक शांत वाली तस्वीर को सामने ले आए और उसमें खो जाएं, तो नींद आने लगेगी। फिर एक तो तीसरा हो गया स्विच पैटर्न टेक्निक। एक होता है पैटर्न इंटरप्शन, पैटर्न ब्रेकिंग भी कहते हैं इसको, कि एक दिमाग को ना कहीं पे बिजी हो रहा है किसी ओवर थिंकिंग के अंदर, तो हम क्या करें, पैटर्न ब्रेक कर दें, दूसरा दूसरा काम शुरू कर लें। कौन सा, लेटे लेटे गहरे गहरे सांस लेना, या कोई ऐसा लोरी टाइप गीत गुनगुनाना शुरू कर ले। गहरे सांस लेना धीरे धीरे, या लेना छोड़ना लेना छोड़ना शुरू कर ले। या फिर माइंड में ऐसा सोचे कि एक ब्लैक बोर्ड है, उस पे मैंने पहले 100 लिखा, उसको मिटा दिया, फिर मैंने 99 लिखा, उस पर कट लगा दिया, फिर मैंने 98 लिखा, उस पर कट लगा दिया। एक ना उल्टी गिनती गिनना शुरू करते जाओ, यानी वो जो थॉट पैटर्न था उसको बंद करके हमने एक नया पैटर्न बनाना शुरू कर दिया। तो हमने चेंज कर दिया, पैटर्न ब्रेक कर दिया, वो ओवर थिंकिंग से निकल गए। और उस सीन में आप जाते जाओगे, आप 10-12 नंबर ही कर पाओगे, उसको नींद आ जाएगी। तो ये है पैटर्न ब्रेकिंग की टेक्निक्स होती हैं। तो एक दूसरा होता है कि हम एक नियमितता बनाएं, टाइम निश्चित करें, बस टाइम का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर एक ही समय पर सोने जाएं, एक ही समय पर जागने जाएं, बस फिर देखो आप 5-7 दिन में आदत पड़ ही जाती है फिर। और स्क्रीन डिटॉक्स, बस सोने से 1 घंटा पहले आपको लाइट्स ऑफ करने का काम करना है, वो टीवी की हो, मोबाइल की हो, या घर की कोई भी जिसमें कमरे में सोना है वहां की लाइट हो, तो ये आपको बंद करना है। हल्का म्यूजिक सुनना शाम के समय, बुक्स पढ़ लेना, गहरी सांसों का अभ्यास कर लेना, ये कुछ रिलैक्सेशन एक्टिविटीज हैं। ब्रेथ वर्क कर सकते हो आप, हैं, और योग निद्रा कर सकते हो, गाइडेड मेडिटेशन योग निद्रा का कर सकते हो। तो और एक होता है जर्नलिंग करना, यानी सोने से पहले आप अपने विचारों को, आप अपने चिंताओं को, अपने जो भी
दिन भर में जो कुछ किया उसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ताकि माइंड को खाली कर दो। बस जर्नलिंग का यही है कि दिन भर में जो किया उसको नोट डाउन कर दो, और उसको बाद में रीथिंकिंग करने की जरूरत ही नहीं है, आपने डायरी में लिख दिया बस। फिर एक एक टेक्निक है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, आप सबके प्रति थैंकफुल। बस जिसने जो भी किया आपके लिए उसका थैंक यू कर दो, और आप कहो कि मेरा ये दिन आज का ठीक बीता, सबका थैंक यू। बस, और आप थैंक यू करके उसको रिलैक्स हो करके एक पॉजिटिव थॉट अपने माइंड में ला करके आप अपने आप को सोने के लिए ले जा सकते हो। एक भोजन में सप्लीमेंट जो है वो भी जरूरी है। आप अपना बॉडी चेकअप कराओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपके अंदर किस चीज की कमी है, किस चीज की अधिकता है, उसको आप मेंटेन करें। कॉफी चीनी से बचें। सोने से पहले हल्का गुनगुना दूध ले सकते हैं, हल्दी का दूध ले सकते हैं और अश्वगंधा का सप्लीमेंट ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, डॉक्टर की सलाह के अनुसार, जो आपके बॉडी के अनुरूप। अगर डॉक्टर की कोई सलाह है तो आप वो भी जरूर ले लें, ताकि आपके शरीर में वो कमी ना रहे, आपको शरीर की तरफ ध्यान ना जाए, और आप मेंटली रिलैक्स हो सको। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो टाइमिंग फिक्स कर लेना, और ये चीजों का अपना ध्यान रखें, तो एक की समस्या इसकी हम दूर कर सकते हैं। एक रूटीन आपको जरूर बना लेना चाहिए हर चीज का। रूटीन जो है ना, डिसिप्लिन आपके रूटीन में होगा तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। आपने देखा बहुत सारी जगह पे इतना डिसिप्लिन चलता है, उठने का, जागने का, सोने का, खाने का, पीने का। तो जहां डिसिप्लिन है वहां पे आप देखोगे हर काम टाइमली हो जाता है। तो कोई स्टिमुलेशन नहीं लेना, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये शाम के समय बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। हो सकता है तो होट पानी से बाथ ले लें, ये बहुत फायदेमंद रहता है। रात को जो लोग नहा के सोते हैं उनकी नींद अच्छी आती है। और रात को हमेशा ठंडे पानी से नहीं, गर्म पानी से नहाना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपको सुकून मिलता है। ठंडे पानी से सुबह सुबह नहाए तो एनर्जी मिलती है। आप सुबह के टाइम ठंडे पानी से नहा के देखना, आप में एक नई ताजगी आएगी। और रात के समय गर्म से नहा करके सोओगे तो नींद अच्छी आएगी। तो वो सूदिंग इफेक्ट लेके आता है। और ये तो बार बार मैंने कहा ही है कि अंधेरे का बंदोबस्त जरूर करें, टेम्परेचर को कूल कूल करें। और लास्ट मैसेज सबकॉन्शियस माइंड को क्या देना है सोने के टाइम, अभी आपको अपने माइंड को एक मैसेज देना है कि लास्ट 3 मिनट अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक टास्क देना है, एक टारगेट देना है। आपका जो सपना है, लास्ट के 3 मिनट आप उस सपने को ध्यान दें। सपने को, जैसे कोई भी आपका गोल है, भी आपको एक बहुत सुंदर सा मकान बनाना है, ये आपका बहुत सुंदर मकान एक सपना है मान लीजिए। तो आप उस मकान को देखेंगे, मकान को विजुअलाइज करेंगे, ये मकान है मेरा, मैं इसमें एंटर कर रही हूँ, और मेरा ये कमरा है, ये कमरा है, ये रसोई है, ये फलां बाथरूम है, ये वो रूम है। सारे रूम्स को आप देखो कितने सुंदर आपने बनाए हैं, कितने सुंदर आपने सजाए हैं। उस सपने को आप याद करें, उसको ना याद करें कैसे बनाना है, उसके लिए पैसे कैसे कमाने हैं, वो कुछ ना याद करें, सिर्फ वो सपना याद करें, वो सुंदर सा मकान याद करें, और यदि कुछ और सपना है आपका तो उसको याद करें कि मुझे पूरी दुनिया में ये करना है, ये यश कीर्ति जो है इस तरह से मिलेगी, या बुक राइटिंग करना है, मेरी एक बुक बहुत बढ़िया लिखनी है मैंने। तो फिर आप उसको देखें, आपकी बुक लिखी गई है, और आपकी बुक बहुत मोस्ट क्या कहते हैं बहुत अच्छी सेल हो रही है, बुक्स को बहुत लाइक कर रहे हैं। आप उस सीन को याद करें। कैसे लिखोगे, कैसे वो आएगी मार्केट, वो सब नहीं, करना कैसे वो सब नहीं, क्या करना है वो नहीं, सिर्फ आपने सपना, वो मेन जो फंक्शनल गोल को नहीं डालना, फंक्शनल गोल को नहीं डालना, डिजायर गोल को अपने सपने में 3 मिनट के लिए आप सोच के सो जाओ। फिर उसका देखो कितना फायदा होगा। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वो सपना जाएगा, और आप सो गए। उसके बाद जो सबकॉन्शियस माइंड है पूरे यूनिवर्स में जाएगा, वो ढूंढेगा ये सपना कैसे पूरा हो सकता है। आपको नए नए प्लान, नए नए आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। आप देखना इसको करके, लास्ट के 3 मिनट आप सपना डाल के सो जाओ, और फिर वो देखो उसको पूरा करने के आइडियाज आपको कितने सुंदर मिलते हैं, और कैसे आपको टेक्निक पूरी होती है। और ये मेरे अपने साथ हुई है घटना। जब एक बुक के बारे में मैं सोचती सोचती सो रही थी, सपने में उस बुक का कवर पेज भी दिख गया मुझे, और वो मैं लिख रही हूँ, उसमें कैसे कैसे टॉपिक्स आ रहे हैं वो सब दिखने लग गए। तो आप करके देखिए इस चीज को।
कि आप एक डिजायर गोल को रखिए, फंक्शनल गोल को भूल जाइए। कैसे लिखेंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप करवाएगा। क्लियर? तो ये ध्यान दें कि लास्ट के 3 मिनट आपने क्या करना है। लास्ट के 3 मिनट मोबाइल वगैरह, रील वगैरह सबसे दूर, क्या हुआ कैसे हुआ सबसे दूर, वो सब डायरी में लिख के छोड़ दिया, और सपना माइंड में आपने सबकॉन्शियस माइंड तक डालने के लिए ऐसा कर दिया। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है। 90% इसके अंदर काम करता है, और ये आप करके देखेंगे तो आप फिर देखना। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पापा को बोलता है ना, पापा पापा मुझे टी शर्ट चाहिए, ये वाली टी शर्ट चाहिए, तो पापा का काम है कैसे लाना है। बच्चे ने तो बोल दिया, पापा के माइंड में डाल दिया, पापा उसका सबकॉन्शियस माइंड है, उसमें उसने डाल दिया। अब पापा की है सिरदर्दी कि वो कैसे लाएगा। बस आप भी इसी तरह से बच्चा बन करके सबकॉन्शियस माइंड रूपी पापा को अपना सपना बता दीजिए, वो पूरा करेगा, और नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी आपकी। चलिए, क्लियर? यहाँ तक हमने स्लीप के बारे में आज बहुत कुछ जाना है, उस पर गौर कीजिएगा और अपनी नींद की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिएगा। एक और मैं बात कहना चाहूँगी, नींद की क्वालिटी के लिए एक बड़ा अच्छा मेडिटेशन भी कर सकते हो, गाइडेड मेडिटेशन, स्लीप मेडिटेशन, जो मैंने अभी बनाया है। अभी आपके पास टाइम हो तो मैं वो मेडिटेशन करवा दूँ, नहीं फिर मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगी और मैं इस पे डाल के आपको भेजूंगी फिर, स्लीप मेडिटेशन का। तो आप बताइए, अभी करना चाहेंगे या इसको, अभी टाइम है तो अभी करवा दूं, थोड़ी देर लगेगी। बोलो, बोल के बताएंगे मुझे किस किस की इच्छा है अभी स्लीप मेडिटेशन करने की, या करवा दो करवा दो। अभी काम करना है। नींद आ जाएगी फिर आपको। ना ना करवा दो कोई बात। अच्छा ठीक है, फिर करिए, फिर आराम से बैठिए। नींद का मैं अब या तो मैं इसका वीडियो ही अलग बना लेती हूँ, चलो ठीक है, और एक हल्का सा म्यूजिक भी चला लेती हूँ, फिर उसको मैं अभी इस रिकॉर्डिंग को बंद करके दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ। उस रिकॉर्डिंग को अलग ही डाल दूंगी मैं यूट्यूब पे, अब अच्छे से कराऊंगी, ध्यान से इसको करना है आपने। और मैं एक वीडियो भी बन जाएगा, और आपको एक नींद का मेडिटेशन भी करा दूंगी अभी। चलिए, तो अभी यहाँ तक आपने सुना समझा नींद को, सबको समझ में आया ना, नींद के बारे में जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी आपके नींद की क्वालिटी को बढ़ाने के जो उपाय हमने सुने समझे, कारण समझे, क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल क्लियर हो गए। वेरी समझ। गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अभी हम करेंगे गाइडेड स्लीप मेडिटेशन, और उसके लिए अपने आप को रेडी करें। आराम से अपनी एक जगह ऐसी बना लें जहाँ पे बैठ के आपको बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में जाना है, और आप शरीर को रिलैक्स होने देंगे। तो अभी मैं ये रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, दूसरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है।